नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। साथ में कानून के क्षेत्र में जुड़ी उपयोगी जानकारी भी आप तक पहुंचाते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, इसका हिस्सा बन सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको वकालत के क्षेत्र में करियर ऑप्शन की जानकारी देंगे। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे कारपोरेट वकील बने। लॉ में करियर बनाने का सपना देखने वाले स्टूडेंट्स के लिए कारपोरेट लॉ कोर्स करियर के लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। कारपोरेट लॉ क्या होता है, इसकी उपयोगिता क्या है, कारपोरेट लॉ की पढ़ाई के लिए कौन सा कोर्स करना होगा, इसकी फीस कितनी होगी और इस सेक्टर में सैलरी कितनी मिलती है, कोर्स को पूरा करने के बाद जॉब कैसे मिलेगी और किन क्षेत्रों में मिलेगी। आज हम तमाम बातों की जानकारी लेंगे। कारपोरेट क्षेत्र में वकालत की करियर पर विस्तार में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान के तौर पर मौजूद हैं कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता गुंजन कुमार जी। गुंजन जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। तो गुंजन जी से हम सारे सवालों के जवाब लेंगे। अगर हमारे गुंजन जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए, आप बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका। तो दर्शकों से मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपका कोई सवाल है इस मसले से जुड़ा हुआ तो आप फोन करके राय ले सकते हैं और हमारे फोन नंबर जो कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखेंगे उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 012061279337। दूसरा नंबर है 012061279338। नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 012061279337, 012061279338। इन नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो कारपोरेट वकील कैसे बने, आज इन सवाल और जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं और हम जानेंगे कि किस तरह से आप इस क्षेत्र में भी अपना करियर बना सकते हैं। इसके लिए जो छात्र अपनी तैयारी करते हैं वो उनके लिए क्या क्या बातें ज़रूरी हो जाती हैं। कानूनी सहायता के लिए भी अगर ये जो प्रोग्राम है आपका, इस पर आप संपर्क करते हैं। लेकिन आज जो हमारा विशेष ये स्पेशल जो एपिसोड है ये है कारपोरेट वकील आप कैसे बन सकते हैं, इस फील्ड में अपना करियर कैसे बना सकते हैं। इन सारे सवालों के हम जवाब देते हुए आपको नजर आएंगे। आपको अगर लगता है कि आप इससे रिलेटेड कोई सवाल करना चाहते हैं या आपके जहन में कोई सवाल अगर बनता है तो आप निश्चित तौर पर हमें कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। गुंजन जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे तमाम हम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। जो भी सवाल कारपोरेट लॉ कोर्स के लिए बनते हैं कि किस तरह से ये आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है, कॉर्पोरेट लॉ होता क्या है, इससे संबंधित भी हम जानकारी देंगे। इसकी जो अपने जीवन में उपयोगिता है उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। कॉर्पोरेट लॉ की पढ़ाई के लिए कौन सा कोर्स करना होगा और सब्जेक्ट के यानी विषय पर किस तरह की पकड़ होनी चाहिए आपकी, इसकी फ़ीस कितनी होती है और इस सेक्टर में सैलरी कितनी मिलती है, इन सारे सवालों के हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। आज हम इन तमाम बातों की जानकारी लेंगे और सवाल और जवाब के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और सवालों के जवाब हम तलाशते हैं। हमारे साथ गुंजन जी बने हुए हैं। गुंजन जी, सबसे पहले तो चूंकि जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो लोग अपना करियर इसमें बनाना चाहते हैं, तो कॉर्पोरेट कानून के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए ताकि समझ में आए लोगों की कि ये होता क्या है और किस तरह से इसको और बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। रविंद्र जी, देखिए, पिछले कुछ सालों में कॉर्पोरेट लॉ और कॉर्पोरेट वकील बनने की एक आप कहें तो होड़ सी लग गई है। काफी बच्चे हैं आज की डेट में जो कॉर्पोरेट वकील बनना चाहते हैं जी। और कॉर्पोरेट वकील एक वो वकील होता है जो एक कंपनी से जुड़ी, जो कि उसके इर्द गिर्द या उसके जितने भी आयाम होते हैं उनसे जुड़े हुए जो कानून होते हैं उन सब से जो डील करता है और कंपनी का एक शब्द होता है हैंड होल्डिंग करते हैं, तो कंपनी को साथ लेके चलता है और उसको गाइड करता है कैसे वो कानून के हर मसले को वो कानूनी पालन कर सके और साथ ही साथ वो कंपनी को ये गाइड करता है कि कैसे वो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट सब चीजों को करते हुए वो कंपनी को किस तरीके से आगे लेके चल सकते हैं। ये एक कॉर्पोरेट कानून का है, यानी एक कंपनी और उससे जो जुड़े आयाम हैं कि कंपनी कैसे बनेगी, कंपनी कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कंपनी के एम्प्लॉइज कैसे आएंगे, उन एम्प्लॉइज को आप किस तरीके से हैंडल करेंगे, या अगर आपने कोई इंपोर्ट करना है तो वो इंपोर्ट किस तरीके से होगा। तो ये कंपनी और उससे जुड़े हुए जो आयाम हैं
इनसे जो डील करता है, इनसे जो जुड़ने वाले अलग अलग कानूनी जो क्षेत्र है या जो भी उनके कानून है, जो एक्ट हैं अलग अलग, इन सबका एक जो पूरा एक समावेश है, एक सबका एक कलेक्शन है, उसे हम कॉर्पोरेट लॉ कहते हैं। लेकिन अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो एक कॉर्पोरेट लॉ की जो भूमिका होती है, जो बहुत सीमित क्षेत्र में देखी जाए, तो जो शुरुआत होती है वो होती है कि उस व्यक्ति की समझ कंपनी लॉ की क्या है, उस व्यक्ति की समझ एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्या है, उस व्यक्ति की समझ एक कंज्यूमर एक्ट की क्या है। ये मुख्य 3-4 चीजें हैं जिनको समझने की आवश्यकता होती है। तो कॉर्पोरेट कंपनी लॉ 2013, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और इन सब की अगर आपकी समझ है और आप बिजनेस को समझ सकते हैं, एक ऑपरेशन को समझ सकते हैं, तो आप कॉर्पोरेट लॉ की तरफ जाने का सोच सकते हैं। क्योंकि ये ना एक सोच है, जैसे कि हम एक बच्चों को गाइड कर रहे हैं, एक सोच है, आपकी इस तरह की मानसिकता होनी चाहिए। बिल्कुल, और रुझान भी उस तरफ होना चाहिए। ये कॉर्पोरेट कानून जो होता है, इसमें किस तरह के जो कानून होते हैं उनका समावेश होता है? देखिए, जैसा मैं बता रहा था आपको कि कॉर्पोरेट कानून में जो समावेश होता है, वो पहली चीज तो होती है जो नाम कॉर्पोरेट की बात हम करते हैं। तो जैसे ही हम कॉर्पोरेट की बात करते हैं तो कंपनी या एक कमर्शियल एंटिटी की बात होती है। तो इसमें जो मुख्य कानून आते हैं, एक तो है कंपनी लॉ, 2013 का कंपनी लॉ, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है। ये 3 तो एक ऐसे एक्ट हैं जो इस किसी भी कॉर्पोरेट एंटिटी की एग्जिस्टेंस को बताते हैं कि हाँ, एक कंपनी बनी या पार्टनरशिप बना। तो एक तो वो और उससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं कि कंपनी कैसे बनेगी, एक फर्म किस तरीके से बनेगा, एक एलएलपी किस तरीके से बनेगा, उनकी मीटिंग कैसे होंगी, एक तो ये समझ होती है। दूसरी एक बहुत आवश्यक पहलू होता है कॉर्पोरेट लॉयर के लिए, ये समझना कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा। क्योंकि कंपनी जब होती है तो वो दूसरे कंपनी के साथ अनुबंध करती है और उस अनुबंध को समझना उनके लिए बड़ा आवश्यक होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ की समझ होती है, वो भी एक एस्पेक्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ, एक कॉर्पोरेट लॉयर का। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होता है एम्प्लॉयमेंट लॉ को समझना। जब मैं एम्प्लॉयमेंट लॉ की बात करता हूँ तो वो एक पर्टिकुलर एक्ट नहीं है, वो कई सारे एक्टों का एक समावेश है, जिसमें पीपीएफ एक्ट भी आते हैं, ईपीएफ एक्ट भी आते हैं, ईएसआई भी आता है, वर्कमैन कंपनसेशन भी आता है, और भी कई सारी चीजें आती हैं, और साथ ही साथ कुछ सिविल के अलग एस्पेक्ट भी आते हैं। तो आपको ये भी समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब कंपनी का एग्जिस्टेंस होता है, जब कंपनी अस्तित्व में आती है, तो एक तो अस्तित्व में आती है, दूसरा वो अनुबंध करती है, तीसरा वो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। एक कंपनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, लोगों को नौकरी देना। और जब वो नौकरी देती है तो उनके कर्मचारी आते भी हैं और जाते भी हैं। तो आप कैसे उनको हैंडल करेंगे, क्योंकि कंपनी के एक स्मूथ फंक्शनिंग में, उसके सुचारू रूप से चलने में बड़ा आवश्यक होता है कि जो उनका ह्यूमन रिसोर्स है, जो व्यक्ति उनके साथ काम कर रहे हैं, वो एक ऐसे माहौल में काम कर सके और उनका आना और जाना एक सिंपल प्रोसेस में हो सके। तो ये बेसिक, ये 3 चीजों की समझ बहुत आवश्यक होती है कोई भी व्यक्ति अगर कॉर्पोरेट क्षेत्र में काम करना चाहता है। इसके अलावा और भी एस्पेक्ट है, बट ये 3 की समझ बहुत आवश्यक हो जाती है। हाँ गुंजन जी, लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कॉर्पोरेट कानून और बिजनेस कानून में, इसमें फर्क नहीं कर पाते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अगर आप मोटी मोटी बात करें तो कॉर्पोरेट वकील वो है जो कोर्ट से पहले आता है, और बिजनेस कानून वो है, या बिजनेस का वकील वो है जो कोर्ट में मामला जब आ जाता है, जब विवाद उत्पन्न होता है, तो बिजनेस लॉयर जब उस तरीके से डील करते हैं तो वो बिजनेस लॉयर होता है। और कॉर्पोरेट लॉयर का काम होता है कि विवाद उत्पन्न ही ना हो। जैसे आप जब कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो आपने इतना उसको इस तरीके से बनाना है कि किसी तरीके का विवाद न उत्पन्न हो। आप किसी एम्प्लॉयमेंट की लॉ अपने पॉलिसीज बना रहे हैं तो आपने इस तरीके से बनाना है कि किसी भी तरह की का विवाद उत्पन्न न हो, और विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में वो कोर्ट जाने की संभावना न पड़े। तो कॉर्पोरेट वकील का जो काम होता है वो ये होता है कि विवाद उत्पन्न ना हो, या विवाद उत्पन्न होने की स्थिति को ही पैदा न होने दिया जाए, कानून का पालन करवाया जाए। और जो बिजनेस लॉ होता है वो ये होता है कि अगर विवाद उत्पन्न हो गए, जैसे बहुत सिंपल सी बात है कि कॉर्पोरेट लॉयर कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करता है और बिजनेस लॉयर उस कॉन्ट्रैक्ट को इंटरप्रेट करता है, यानी जब वो कोर्ट में चला जाता है, जब विवाद उत्पन्न होता है, तो एक बिजनेस लॉयर का काम आ जाता है जो उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को, उसकी क्लॉजेस को इंटरप्रेट करता है और कोर्ट के सामने पेश करता है और अपने क्लाइंट की बात कहता है। तो है तो थोड़ा सा ओवरलैपिंग, किंतु दोनों का जो व्यू होता है वो थोड़ा डिफरेंट है। कॉर्पोरेट लॉयर का जो व्यू है वो ये चाहता है कि किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न न हो, ऐसी स्थिति ना बने, और कंपनी अपने सारे कानूनों का जो भी उसके ऊपर पालन होता है, जो भी उस पर लगते हैं, उनका सही ढंग से पालन करे। ये काम, ये देखना कॉर्पोरेट लॉयर का काम है, और अगर कुछ हो जाए तो उसको हैंडल करना एक बिजनेस लॉयर का काम। जी गुंजन जी,
कारपोरेट वकील बनने के लिए चूंकि योग्यताओं की भी समझ होनी जरूरी है कि किस तरह से व्यक्ति की योग्यता होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या जरूरत होती है, इसको भी समझना चाहेंगे कि योग्यता क्या होती है। देखिए अश्विनी जी, मुख्य योग्यता जो है, रविंद्र जी सॉरी मैंने गलत अश्विनी कह दिया, वो ये है कि आपको एलएलबी करना होता है। एक वकील के लिए जो मुख्य बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो है एलएलबी की जरूरत होती है। आपको लॉयर बनने के लिए एलएलबी करना पड़ता है। इसके अलावा जब आप लॉ कर रहे होते हैं तो आपके पास पहले दूसरे साल के बाद ऑप्शंस होते हैं सब्जेक्ट चुनने के, कि आप किस तरह के सब्जेक्ट को चुनना चाहते हैं, और वो आपकी बाद में आपकी इस बात को दर्शाता है कि आप किस तरफ चले जाएंगे। तो जैसे अगर आप कॉर्पोरेट वकील बनना चाहते हैं तो जो सब्जेक्ट के चॉइसेस होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपके जो सब्जेक्ट होने चाहिए वो होने चाहिए कंपनी लॉ की, आपके सब्जेक्ट आईपीआर के होने चाहिए, आपके सब्जेक्ट टैक्सेशन के होने चाहिए, आपके सब्जेक्ट लेबर लॉज के होने चाहिए जो इंडस्ट्रियल लेबर कंसल्टिंग के होते हैं। तो इस तरह के जो सब्जेक्ट होते हैं वो आपको पढ़ना पड़ता है। अगर आप कॉर्पोरेट वकील बनना चाहते हैं तो ऐसे सब्जेक्ट को चुनना पड़ता है एलएलबी के दौरान। इसके अलावा जब आप एलएलबी पास कर जाते हैं तो आप चाहे तो एक हायर कोर्स कर सकते हैं एलएलएम में, स्पेशली कॉर्पोरेट लॉज के अंदर, वहां पे फिर स्पेशलाइजेशन शुरू हो जाती है। इसके अलावा आप कुछ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज भी कर सकते हैं जो कि कॉर्पोरेट लॉ से जुड़े होते हैं, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग के प्रिंसिपल समझाए जाते हैं, जिसके अंदर आपको कंपनी के फॉर्मेशन, मर्जर एक्विजिशन के प्रिंसिपल समझाए जाते हैं, और हर एस्पेक्ट को लेकर के एक अलग सर्टिफिकेट कोर्स होता है। तो अगर आप कॉर्पोरेट के क्षेत्र में एंट्री करना चाहते हैं तो आपकी एलएलबी के सब्जेक्ट इसी तरीके से होने चाहिए। एलएलएम करना चाहें तो कर लें या सर्टिफिकेट कोर्स कर लें। जी बिल्कुल। तो अभी हमने जाना कि योग्यताओं के बारे में, अब हम ये भी जान लेते हैं कि क्लैट जो है यानी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्या होता है। गुंजन जी, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए ताकि हमारे दर्शकों को इसकी जानकारी मिल सके, और इसके लिए तैयारी कैसे की जाती है ये भी बताइए। रविंद्र जी, देखिए क्लैट जो है ये 2 लेवल पे होता है। पहला लेवल तो है कि लॉ में एडमिशन का जो पहला स्तर है वो क्लैट के द्वारा है। पहले लॉ में एडमिशन के लिए कोई ऐसी भीड़ नहीं थी, तो आप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो जाया करते थे। पीछे कुछ सालों से एक एनएलयू का कॉन्सेप्ट चला, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट चला है, और वहां पे एडमिशन के लिए, क्योंकि अब ये स्पेशलाइज 5 साल का कोर्स होता है, तो इसमें अब वही बच्चे आते हैं जो वकालत करना चाहते हैं, तो उन्हें क्लैट देना होता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है। और इसमें मुख्य रूप से जो चीज देखा जाता है एक बच्चे का, वो इनकी अंग्रेजी की एप्लीकेशन देखी जाती है, भाषा, उनके लीगल रीजनिंग देखा जाता है, एक बेसिक लीगल रीजनिंग देखा जाता है कि क्या इस व्यक्ति को लॉ की समझ है। एक उनकी देखी जाती है जनरल रीजनिंग की बात देखी जाती है। तो इस तरह 3-4 चीजों को लेकर के उनका एक टेस्ट होता है। इसकी तैयारी करने के लिए आपने मुख्य रूप से थोड़ी बहुत, जैसे जब हम स्कूल्स में होते हैं तो हमें सिविक्स की पढ़ाई कराई जाती है, जो जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह पढ़ाया जाता है, हर बच्चे को 9-10 के अंदर पढ़ाया जाता है। तो वो जो सब्जेक्ट है उसकी समझ, उसके अंदर जो चीजें लिखी है उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे हो रही है, उस चीज की समझ, ये उनको एक बेसिक समझ होनी चाहिए, एक बेसिक एप्रिसिएशन ऑफ लॉ होना चाहिए, ये वो देखना चाहते हैं। लैंग्वेज की समझ बहुत आवश्यक है। भारतवर्ष में जो लॉ लिखा जाता है वो अंग्रेजी में लिखा जाता है और हिंदी उसका अनुवाद होता है, और किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में अंग्रेजी का जो है वो मान्य माना जाता है। तो इसलिए एक अंग्रेजी की बेसिक समझ की बात की जाती है आज की तारीख में। तो ये चीजों की आपने जो भी व्यक्ति जो या जो भी बच्चा इसकी तैयारी कर रहा है, अपनी अंग्रेजी, अपने लीगल रीजनिंग और सिंपल रीजनिंग के ऊपर ध्यान देना होता है। आजकल कई कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है जो इनकी तैयारी कराते हैं, बट वो अपनी कराते हैं, बट जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि बेसिक लीगल एप्लीकेशन है या नहीं। आजकल एक शब्द बहुत चल रहा है, स्किल्स, तो ये भी समझना चाहेंगे कि कारपोरेट वकील बनने के लिए क्या स्किल्स की जरूरत पड़ती है। देखिए स्किल्स तो बहुत आवश्यक हो जाते हैं। कॉर्पोरेट वकील बनने की जो स्किल्स चाहिए वो बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसा कि मैंने कहा, एक क्रिमिनल के वकील के स्किल डिफरेंट होते हैं, एक सिविल के वकील के स्किल सेट डिफरेंट होते हैं, तो कॉर्पोरेट वकील के स्किल सेट वो डिफरेंट होते हैं। कॉर्पोरेट वकील का जो पहला स्किल है वो ये समझना है कि कंपनी एक बिजनेस कैसे होता है। जो उसकी स्किल्स है वो ये समझने की कि आपकी रीजनिंग कैसी है, क्या आप क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और उनको लॉन्ग टर्म लेके चल सकते हैं, यानी वो ऐसा नहीं होता, क्योंकि कॉर्पोरेट वकील का जो रिश्ता होता है अपने क्लाइंट के साथ वो बहुत लॉन्ग टर्म होता है। वो एक केस या 2 केस से रिलेटेड नहीं होता, वो उनका सालों साल चलने वाला रिश्ता होता है। तो आपके अंदर ये स्किल होना चाहिए कि आप एक कंपनी को इंटरेक्ट कर सके और उनको एक लंबे समय तक लेके उनके साथ चल सके, उनकी हर बात को समझ सके, उनकी बिजनेस को समझ सके, उनके बिजनेस में आने वाली समस्याओं को अप्रिशिएट कर सके।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होता है टू बिकम ए कॉर्पोरेट लॉयर, क्योंकि अगर आपके अंदर ये स्किल नहीं है कि मैं बिजनेस या बिजनेस में होने वाली समस्याओं को समझ सकूं, तो आप कॉर्पोरेट वकील नहीं बन सकते। दूसरी चीज होती है कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं अपने क्लाइंट के लिए, या तो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं या अपनी क्लाइंट की तरफ से आप कॉन्ट्रैक्ट को नेगोशिएट कर रहे हैं, तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि मेरे क्लाइंट के लिए क्या चीजें आवश्यक है, या वो बिजनेस कैसे हो रहा है, या वो कॉन्ट्रैक्ट किस चीज के लिए किया जा रहा है। जैसे कि आपके अंदर एक स्किल होना चाहिए ये समझने का कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एक ऑफिस स्पेस को लेने से किया जा रहा है, या ये कॉन्ट्रैक्ट किसी चीज को बेचने के लिए किया जा रहा है, या ये कॉन्ट्रैक्ट किसी तरह की इंपोर्ट के लिए किया जा रहा है। ये अगर आप इनसे डिफरेंशिएट करने की स्किल्स आपसे नहीं है, तो एज ए कॉर्पोरेट वकील ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप अपने को सफल कर पाए, क्योंकि इसकी जो फर्क है ये बहुत देखने में छोटा फर्क होता है कि यार कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट है, बट ये फर्क बहुत बड़ा होता है एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट का काम कर रहे हैं और आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को ड्राफ्ट करते वक्त या उसको डिस्कस करते वक्त या नेगोशिएट करते वक्त ये भूल जाते हैं कि ये किस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो आप कई बार अपनी कंपनी के साथ न्याय नहीं कर पाते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्किल होता है टू अंडरस्टैंड द बिजनेस, टू ये समझना कि बिजनेस क्या चीज है, मेरी कंपनी क्या बिजनेस कर रही है, उनके साथ एक लॉन्ग टर्म तक चलना, एक एनालिटिकल माइंड होना कि हाँ ये एक कंपनी क्या आज इस निर्णय नहीं ले रहा हूँ तो इसका जो इम्पैक्ट है, इसका असर शायद 3 साल के बाद दिखेगा। तो इस बात की एनालिसिस होना बहुत आवश्यक है कि ये कॉन्ट्रैक्ट या कोई एक ये निर्णय, क्योंकि अगर आपने एक निर्णय दिया अपनी कंपनी के बिहाफ पे एक एम्प्लॉयमेंट के लिए और एक आपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साल दर साल चलता रहता है और सैकड़ों हजारों एम्प्लॉय उसी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे कंपनी के साथ जुड़े होते हैं। तो आपकी इसमें एनालिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपके अंदर इस बात का स्किल होना चाहिए कि आप एंटिसिपेट कर सके कि आगे समस्या क्या आने वाली है या इनको किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो एंटिसिपेशन की एक स्किल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कॉर्पोरेट लॉयर की भी एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल सेट की जरूरत होती है, जो कि आपको एक क्रिमिनल के वकील के अंदर नहीं चाहिए होता, या आपको एक सिविल के वकील या आपको एक मैट्रिमोनियल या फैमिली लॉयर के साथ की जो स्किल सेट है उनसे डिफरेंट होता है। यहाँ पे आप बैठते हैं, आप कंपनी के साथ अपने को एकाकार करते हैं और उसके साथ होने वाली समस्याओं को पहले तो समझते हैं, फिर ये समझने का प्रयास करना होता है। स्किल्स होने बहुत जरूरी है। ठीक बात। बहुत बहुत शुक्रिया गुंजन जी तमाम जानकारी देने के लिए। मुझे लग रहा है कि दर्शकों को तक हमने कोशिश की पहुंचाने की तमाम जानकारियां कि कारपोरेट वकील बनने के लिए किस तरह की स्किल्स जरूरत हैं, क्या योग्यता उसके लिए होनी चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।